हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपका बूस्टर नर्सिंग करियर पॉइंट की ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक न्यू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रिपेयर किया गया है जिस पर आपके लिए यूपीएनएचएम और आरएमएल एग्जाम के लिए डेली वीडियोज आने वाले हैं और ये वीडियोज सभी फैकल्टी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएंगी। सभी स्टूडेंट्स वीडियोज को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि इस फ्री ऑनलाइन क्लासेस का सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल सके। Yes, students, today we will discuss about the some important part of MSN of respiratory system with some special MCQ. MCQ के साथ में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला जो MCQ है अपना स्क्रीन पर है। इसमें लेंथ पूछी गई है, लेंथ ऑफ ट्रैकिया इन एडल्ट। एडल्ट पर्सन के अंदर ट्रैकिया की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? एडल्ट पर्सन के अंदर ट्रैकिया की नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? और ए ऑप्शन है इसका 10 टू 12 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 12 टू 14 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 4 टू 6 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है 22 टू 28 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ए होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, 10 टू 12 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर जो ट्रैकिया की लेंथ होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। चलिए, इसके साथ में बी, सी और डी ऑप्शन को भी देखने वाले हैं। यहाँ पर एक लेंथ और दी गई है, आपके सामने प्रेजेंट है 12 से 14 सेंटीमीटर। कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन की लेंथ होगी? तो ये जो लेंथ है 12 से 14 सेंटीमीटर, ये फेरिंग्स की होती है। फेरिंग्स, जी हाँ, लेंथ ऑफ फेरिंग्स कितनी होगी? 12 से 14 सेंटीमीटर। 12 टू 14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ फेरिंग्स। इसके अंदर आपको थर्ड ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। थर्ड ऑप्शन में 4 टू 6 सेंटीमीटर लेंथ आपको दिखाई दे रही है। ये जो लेंथ है, ये 4 टू 6 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है वो लैरिंग्स की होती है। यस स्टूडेंट्स, लैरिंग्स लैरिंग्स की जो लेंथ है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होती है। चलिए, एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन में, लास्ट वाला डी ऑप्शन, 22 टू 28 सेंटीमीटर। एवरेज एट 20, एवरेज जो इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ होती है ईसोफेगस की होती है। ईसोफेगस ईसोफेगस की जो एवरेज लेंथ कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर, यानी 22 से 28 सेंटीमीटर के मिडिल में ही होता है, इसके बीच में ही आता है। तो स्टूडेंट, हमने देखा यहाँ पे ट्रैकिया की लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, फेरिंग्स की लेंथ 12 से 14 सेंटीमीटर है, लैरिंग्स की लेंथ यहाँ पे 4 से 6 सेंटीमीटर होती है और ईसोफेगस की लेंथ 22 से 28 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर 25 कॉमन देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट, ये आज की क्लास का पहला एमसीक्यू था जो हमने डिस्कस किया था। दूसरा एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। दूसरा एमसीक्यू है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ग्रेन डस्ट या फिर हे डस्ट। ग्रेन डस्ट को ही हम हे डस्ट के नाम से भी जानते हैं। कौन सी बीमारी है इसके अंदर, एक कौन सी डिजीज है जो ग्रेन डस्ट की वजह से देखने को मिलती है? ग्रेन डस्ट और हे डस्ट, ये डस्ट की वजह से कुछ बीमारी है जो होने वाली यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एस्बेस्टोसिस, बी ऑप्शन एंथ्राकोसिस, सी ऑप्शन फार्मर्स लंग्स और डी ऑप्शन व्हीट वीविल। यस, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? यानी कि यहाँ पे ग्रे डस्ट की वजह से कौन सी बीमारी देखने को मिलेगी? तो इसमें राइट आंसर है फार्मर्स लंग। फार्मर्स लंग, फार्मर्स लंग जो है वो किसकी वजह से होगा? ग्रेन डस्ट या फिर हे डस्ट डस्ट की वजह से होता है। चलिए, यहाँ पे अदर ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं। एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से होगी? यानी एस्बेस्टोसिस भी एक लंग्स डिजीज है जो किसकी वजह से होगी? एस्बेस्टोसिस एक डस्ट का नाम है एस्बेस्टोस। दिस इज कॉज्ड बाई एस्बेस्टोस। तो एस्बेस्टोस जो डिजीज है उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास एंथ्राकोसिस। तो ये एंथ्राकोसिस बीमारी है, कौन सी डस्ट की वजह से देखने को मिलती है एंथ्राकोसिस? तो एंथ्राकोसिस आपको देखने को मिलती है कोल डस्ट की वजह से। दिस इज कॉज्ड बाई कोल डस्ट। कोल डस्ट,
कोल्ड डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है, उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस। फार्मर्स लंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फार्मर्स लंग्स ग्रे डस्ट और हे डस्ट की वजह से देखने को मिलती है। इसमें लास्ट ऑप्शन जो दिया है, डी ऑप्शन, व्हीट वीविल दिया गया है। व्हीट वीविल भी एक ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है। जो व्हीट वीविल का कॉजेटिव एज मतलब जो कॉज्ड है इसका किसकी वजह से होगी व्हीट वीविल, तो ये होती है जो होता है इन्फेस्टेड व्हीट। इन्फेस्टेड व्हीट, इन्फेस्टेड व्हीट को अगर हम इंजेक्ट कर लेते हैं, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसको हम बोलते हैं व्हीट वीविल। ये सब डिजीज हैं। कुछ डस्ट हैं, उन डस्ट की वजह से हमको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, लंग्स डिजीज हो जाती हैं। उन्हीं को हम एस्बेस्टोसिस, एंथ्रेकोसिस, फार्मर्स लंग्स और व्हीट वीविल के नाम से जानते हैं। चलिए कुछ और यहाँ पे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि विजिनोसिस, विजिनोसिस, ये विजिनोसिस किसकी वजह से होगी? ये जो विजिनोसिस होती है, लिखो इसके अंदर, कॉज्ड बाई कॉटन डस्ट, कॉटन डस्ट। कॉटन डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है, जो डिजीज अराइज होती है, उसको हम बोलते हैं विजिनोसिस। नेक्स्ट है अपने पास एक बीमारी और होती है बैगोसिस। बैगोसिस, बैगोसिस जो कॉज्ड होती है किसकी वजह से होगी? ये कॉज्ड बाई शुगर केन डस्ट। ये जो बैगोसिस है किसकी वजह से कॉज्ड होगी? कॉज्ड बाई शुगर केन, शुगर केन डस्ट। शुगर केन की जो डस्ट होती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं बैगोसिस। नेक्स्ट एक डिजीज और होती है टोबैकोसिस। टोबैकोसिस, टोबैकोसिस किसकी वजह से होगी? कॉज्ड बाई टोबैको, यानी जो तंबाकू होती है उसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको हम बोलते हैं टोबैकोसिस। चलिए एक डिजीज और यहाँ पे हम देखते हैं, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसकी वजह से होगी? कॉज्ड बाई सिलिका, सिलिका डस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस। चलिए एक डिजीज और पढ़ते हैं यहाँ पे, सिडरोसिस। सिडरोसिस, सिडरोसिस किसकी वजह से होगी? इसके अंदर लिखेंगे कॉज्ड बाई आयरन, कॉज्ड बाई आयरन। आयरन की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होती है उसको हम बोलते हैं सिडरोसिस। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कुछ ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज को यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि ग्रीन डस्ट या हे डस्ट की वजह से कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? फार्मर्स लंग्स देखने को मिलती है, जो कि राइट आंसर इसको माना गया है। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन में ए ऑप्शन था एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस एक लंग्स डिजीज है, ये किसकी वजह से होगी? एस्बेस्टोस की वजह से होती है। डस्ट का नाम है एस्बेस्टोस, उसकी वजह से एस्बेस्टोसिस देखने को मिलती है। एंथ्रोकोसिस कोल्ड डस्ट की वजह से देखने को मिलेगी। व्हीट वीविल इन्फेस्टेड व्हीट की वजह से देखने को मिलती है। बिजनोसिस कॉटन डस्ट की वजह से देखने को मिलती है। बैगोसिस शुगर केन डस्ट की वजह से देखने को मिलती है। टोबैकोसिस तंबाकू की वजह से देखने को मिलती है। सिलिकोसिस सिलिका की वजह से देखने को मिलती है। सिडरोसिस ये आयरन की वजह से देखने को मिलती है। ये कुछ ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज हैं जो डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती हैं कि बताइए फार्मर्स लंग्स किसकी वजह से होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है ग्रे डस्ट या फिर हे डस्ट की वजह से देखने को मिलती है। और फार्मर्स डिजीज को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं मंडे फीवर, मंडे फीवर। मंडे फीवर दूसरा नाम है फार्मर्स लंग्स का। फार्मर्स डिजीज बोल सकते हैं या फिर फार्मर्स लंग्स बोल सकते हैं। फार्मर्स लंग्स का दूसरा नाम क्या है? मंडे फीवर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है, पर्पज ऑफ चेस्ट एक्सरे इन ए मॉन्टेक्स पॉजिटिव क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसका मॉन्टेक्स टेस्ट हुआ है और वो मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आया है। अब उसके अंदर जो नेक्स्ट डायग्नोसिस कराएंगे वो एक्सरे कराते हैं।
तो यहाँ पे जो एक्सरे कराया गया है मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद में, तो उस पर्पज क्या है चेस्ट एक्सरे कराने का। ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डिटरमाइन द कैटेगरी, जो टीबी की कैटेगरी है उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको पता करने के लिए कि पेशेंट कौन सी कैटेगरी का है, इसके लिए कराया गया है। या फिर टू कंफर्म द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, ट्यूबरक्लोसिस कंफर्म करने के लिए एक्सरे कराया गया है। सी ऑप्शन है डिटरमाइन द एक्सटेंड ऑफ लेजन, यानी कि लेजन है, वाइट कुछ पैचेस हो जाते हैं लंग्स के अंदर टीबी की वजह से, टीबी का बैक्टीरिया लंग्स के अंदर प्रॉब्लम कर देता है और नेक्रोसिस डेवलप कर सकता है वहां पे, तो कुछ खाली स्पेसेस देखने को मिलते हैं। तो जो लेजन बन जाते हैं, स्पेसेस बन जाते हैं, उनके अंदर लेजन बन जाते हैं, उस लेजन वो कितना हुआ है, कितना एक्सटेंड हुआ है, उसको डिटरमाइन करने के लिए एक्सरे करते हैं। या फिर इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन है डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जो है टीबी का वो कितना चलने वाला है, कितना ड्यूरेशन ट्रीटमेंट चलेगा, ट्रीटमेंट कितने ड्यूरेशन चलेगा, ये उसको डिटरमाइन करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, डिटरमाइन द एक्सटेंड ऑफ लेजन, यानी कि लंग्स के अंदर जो लेजन है वो कितना बड़ा हुआ है, कितना बढ़ गया है, उसको एक्सटेंड को डिटरमाइन करने के लिए, उसके एक्सटेंशन को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे कर किया जाता है। तो सबसे पहले मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाएगा, मॉन्टेक्स टेस्ट के बाद में एक्सरे किया जाएगा। चलिए मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में हम कुछ बात जान लेते हैं। ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट, ये मॉन्टेक्स टेस्ट किसके अंदर करते हैं, तो ऐसे क्लाइंट जो ट्यूबरक्लोसिस के सस्पेक्टेड केस होते हैं, सस्पेक्टेड ट्यूबरक्लोसिस के सस्पेक्टेड केस किसको मानते हैं, टीबी के सस्पेक्टेड केस माना जाता है जिनका कफ कफ मोर देन 2 वीक्स, जिनके अंदर खांसी लगातार 2 वीक से ज्यादा हो रही है, जिनके अंदर फीवर आ रहा है लेकिन ये फीवर इवनिंग टाइम में टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे पर्सन जिनका वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, वेट लॉस कंटिन्यूअस हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस हो रहा है, ऐसे पर्सन जिनका वेट लॉस बहुत कम हो रहा है, और ऐसे पर्सन जिनको भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, जिनको भूख नहीं लगती है, ऐसे पर्सन, उनको हम सस्पेक्टेड केस मानते हैं। यानी कि जिनके अंदर कफ कितना है, 2 वीक से ज्यादा है, फीवर इवनिंग टाइम पे आता है, वेट लॉस हो रहा है कंटिन्यूअस, और लॉस ऑफ एपेटाइट, इनको भूख नहीं लगती है, तो ऐसे पेशेंट को हम मानते हैं सस्पेक्टेड केसेस। तो ऐसे पर्सन सस्पेक्टेड होते हैं, उनके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट, मॉन्टेक्स टेस्ट। इसी टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर एक मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन, और ये जो मेडिसिन यूज की जाती है इसका नाम होता है पीपीडी, पीपीडी, पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, पीपीडी को यूज करते हैं, और इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट इंट्राडर्मली इनटू दी फोर आर्म स्किन, फोर आर्म स्किन, फोर आर्म की स्किन में इसको इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये इंजेक्ट करने के बाद में एक, ये जो एरिया है किसी का फोर आर्म है, उसको हम, इस एरिया को हम इंजेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे मेडिसिन हमने छोड़ रखी है, और इसके ऊपर हम क्या कराएंगे, एक पेन से हम एक लाइन बना देंगे। चलिए, और पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इस लाइन के अंदर आपको मॉइस्चर नहीं रखना है, इसको गीला नहीं करना है, यहाँ पे आपको इचिंग नहीं करनी है, कुछ ऐसे इस तरह से हम उसको, पेशेंट को एडवाइस कर देंगे कि इसको भिगाना नहीं है पानी में, और इसको खुजाना भी नहीं है, मतलब इसके अंदर इचिंग नहीं होने दे, मतलब होनी है इसके अंदर, खुजाना नहीं है इसके अंदर, ये सब हम क्या करेंगे, इसको पेशेंट को एडवाइस कर देते हैं।
चलिए उसके बाद हम पेशेंट को असेसमेंट के लिए कब बुलाएंगे। पीपीडी हमने इंजेक्शन, ये जो पीपीडी है आज किया हुआ है, तो इसका जो असेसमेंट है इसको कब करते हैं, इसको करते हैं 48 to 72 आवर्स आफ्टर आफ्टर 48 to 72 आवर्स आफ्टर इंजेक्ट द मेडिसिन। जो हमने पीपीडी मेडिसिन इंजेक्ट की है उसके बाद में 48 से 72 घंटे बाद असेसमेंट करने के लिए पेशेंट को बुलाया जाता है। चलिए क्या करेंगे असेसमेंट में, अब हम असेसमेंट करेंगे कि जो इंड्यूरेशन है यहाँ पे जो ड्रग इंजेक्ट की है उसका एरिया चेक करते हैं। यानी कि ये जो हमने ड्रग इंजेक्ट की थी फोर आर्म पे, इसका एरिया चेक करेंगे, इसका एरिया कितना है। इसका इंड्यूरेशन चेक करेंगे, इंड्यूरेशन यानी इसके अंदर जो रेडनेस होगी और एडिमा होगा कितना हो रहा है। अगर इसका जो इंड्यूरेशन है मोर देन 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये कंफर्मेटिव केसेस है, कंफर्मेटिव नहीं सॉरी, ये पॉजिटिव केसेस है, पॉजिटिव केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ये ट्यूबरक्लोसिस का पॉजिटिव केस कहलाएगा अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा इसका ड्यूरेशन हो रहा है तो। अगर 10 सेंटीमीटर से कम हो रहा है यानी कि इसका जो दूसरा ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे कि जो इंड्यूरेशन है वो कितना हो रहा है 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में, 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में इंड्यूरेशन आ रहा है, यानी एडिमा और रेडनेस 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच में आती है तो हम इसको बोलते हैं सस्पेक्टेड टीबी। ये अभी कंफर्म नहीं है, सस्पेक्टेड टीबी है। अगर ये इंड्यूरेशन लेस देन 5 सेंटीमीटर आता है, इंड्यूरेशन लेस देन 5 सेंटीमीटर, तो ये इंडिकेट करता है नेगेटिव केस ऑफ टीबी, नेगेटिव केस ऑफ टीबी। तो हम इसको नेगेटिव केस मानते हैं, ये नेगेटिव है क्लाइंट। ये मॉन्टेक्स टेस्ट के अंदर देखने को मिलता है। अगर मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आता है तो अब इसके बाद हम एक्सरे को करते हैं और एक्सरे के अंदर देखेंगे कि जो लीजन है टीबी का वो कितना एक्सटेंड हुआ है, कितना बढ़ गया है, उसके लिए एक्सरे किया जाता है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा रहेगा टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। चलिए ट्यूबरक्लोसिस का जो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा वो होता है स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी, स्पुटम कल्चर और सेंसिटिविटी इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस ऑफ टीबी। चलिए स्टूडेंट हमने ये इसको डिस्कस कर लिया है अच्छे से। जो पर्पज है यहाँ पे चेक्स एक्सरे करने का, जो मॉन्टेक्स पॉजिटिव क्लाइंट है उसके अंदर एक्सरे क्यों किया जाता है, तो जो लेजन है उसकी एक्सटेंशन को देखने के लिए कितना एक्सटेंड हुआ है ये इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरे करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। When suctioning the tracheostomy tube, we must limit the suctioning to a maximum of। जब हम ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की सक्शनिंग कर रहे हैं तो हमको टाइम याद रखना है, हमको कितना, कितनी देर तक हम ये प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कितना देर तक हम टाइम इसको मतलब जो सक्शनिंग की जा रही है उसको कितना टाइम तक सक्शनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 5 सेकेंड, बी ऑप्शन 10 सेकेंड, सी ऑप्शन 15 सेकेंड और डी ऑप्शन 20 सेकेंड। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सक्शनिंग का टाइम होता है वो लेस देन 10 सेकेंड होता है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 10 सेकेंड तक सक्शनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा 10 सेकेंड। चलिए मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम ऑफ सक्शनिंग इज 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा हम सक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, चाहे एडल्ट हो या फिर हमारे पास बेबी हो।
दोनों के अंदर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे। इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबी, इन केस ऑफ प्रीटर्म बेबी, अगर बेबी प्री टर्म है जिसकी डिलीवरी 37 वीक से पहले हुई है, बेबी प्री टर्म है, उसके अंदर हम 5 सेकंड से भी कम करते हैं। सक्शनिंग परफॉर्म की जाएगी लेस देन 5 सेकंड, क्योंकि जब हम सक्शनिंग करेंगे तो सक्शनिंग के माध्यम से जो प्रेशर होगा वो लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा और लंग्स के अंदर जो एयर है, ऑक्सीजन है, उसको अपनी तरफ, हाँ, ये विड्रॉल करेगा, अपनी तरफ खींचने का काम करेगा। तो बच्चे में हाइपोक्सिया हो जाएगा या फिर एडल्ट के अंदर हाइपोक्सिया हो जाएगा अगर हमने इस सक्शनिंग को 10 सेकंड से ज्यादा किया तो। इसलिए याद रहेगा दोस्तों, इसके अंदर हम जो सक्शनिंग करेंगे वो 10 सेकंड तक ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ निमोनिया, निमोनिया की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? ऑप्शन यहाँ आपके सामने दिए गए हैं। निमोनिया की पहली स्टेज कौन सी होगी? या इसमें निमोनिया की पहली स्टेज क्या कंजेशन होती है? दूसरी इसके अंदर ऑप्शन है रेड हेपेटाइजेशन, तीसरा ग्रे हेपेटाइजेशन, नेक्स्ट डी ऑप्शन है रिसोल्यूशन। यहाँ पे 4 स्टेज दी गई हैं। 4 स्टेज में आपको देखना है कि निमोनिया की फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो ए ऑप्शन होने वाला है। जो निमोनिया की स्टेज है कंजेशन, ये फर्स्ट स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज ये आपकी रेड हेपेटाइजेशन सेकंड स्टेज होती है, निमोनिया की सेकंड स्टेज। ग्रे हेपेटाइजेशन थर्ड स्टेज में देखने को मिलता है, यानी थर्ड स्टेज जब आती है तब जो अफेक्टेड लोब होगा निमोनिया के अंदर वो ग्रे कलर का हो जाता है। और फोर्थ स्टेज के अंदर देखने को मिलता है रिसोल्यूशन। फोर्थ स्टेज, ये 4 स्टेज है निमोनिया की। सबसे पहले कंजेशन, दूसरा रेड हेपेटाइजेशन, तीसरा ग्रे हेपेटाइजेशन, चौथा रिसोल्यूशन। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे कंजेशन के अंदर क्या होता है। कंजेशन के अंदर लंग्स में कंजेशन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर फ्लूड फिल्ड हो जाता है। फ्लूड फिल्ड कहाँ पे? इन एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर फ्लूड फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से कंजेशन देखने को मिलता है लंग्स के अंदर। साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इसके? साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, फीवर होगा पर्सन को, फीवर होगा, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और साथ में कफ रहेगा। फर्स्ट स्टेज के अंदर हम साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं। फर्स्ट स्टेज जो कंजेशन है उसके अंदर एल्वुलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से कंजेशन हो जाएगा लंग्स में। पेशेंट को फीवर रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा और कफ देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। सेकंड स्टेज रेड हेपेटाइजेशन, सेकंड स्टेज रेड हेपेटाइजेशन। चलिए इस रेड हेपेटाइटिस से पहले कंजेशन देख रहे हैं। कंजेशन कितने दिन के लिए देखने को मिलता है? यहाँ पे लिख लेना 1 to 2 days, 1 से 2 दिन देखने को मिलता है कंजेशन। रेड हेपेटाइजेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो देखने को मिलता है, ड्यूरेशन का 2 to 4 days, 2 से 4 दिन इसका ड्यूरेशन रहता है रेड हेपेटाइजेशन का। रेड हेपेटाइजेशन के अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो लंग्स है, लंग्स कैसा अपियर होगा? रेड कलर का अपियर हो जाता है। रेड कलर का जब लिवर होता है, और लिवर रेड कलर का होता है, जो ऐसा लिवर रेड का होता है उसी की तरह यानी कि लिवर की तरह, रेड लिवर की तरह हमको लंग्स अफेक्टेड लोब दिखाई देगा, लंग्स के अंदर अफेक्टेड लोब दिखाई देगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। सीन लाइक एज रेड लिवर, सीन लाइक एज रेड लिवर। सीन क्या होगा इसके अंदर? लंग्स अफेक्टेड लोब, अफेक्टेड लोब। निमोनिया के अंदर अफेक्टेड लोब जो होता है, जिसके अंदर क्या होगा? रेड लिवर की तरह अपीयरेंस देखने को मिलता है। ड्यूरेशन कितना है इसका? 2 से 4 दिन का रहता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। चलिए और क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर? इसके अंदर एल्वियोलाई में, मतलब इसके अंदर एल्वियोलाई में क्या होगा? आरबीसी की एंट्री हो जाती है, प्लस न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं, आरबीसी की एंट्री हो जाती है,
न्यूट्रोफिल्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से कलर कैसा हो जाएगा इसका, रेड कलर का हो जाता है। कलर कैसा हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे इसके अंदर, सबसे पहली वाली स्टेज में हम देख रहे थे कंजेशन वाले में फीवर था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ थी और कफ था। इसमें क्या दिखाई देगा आपको, इसके अंदर कंजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसके अंदर, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती हैं। नो गैसेस एक्सचेंज इन टू दी एल्वियोलाई, नो गैसेस एक्सचेंज इनटू दी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पे आरबीसी की एंट्री हो गई है और वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आ गई हैं, जिसकी वजह से कंजेशन हो गया है लोब के अंदर। इसलिए वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, ब्रीथिंग पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो ऐसा पर्सन जिसके अंदर गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगी, तो साइनस सिम्टम्स क्या प्रेजेंट रहेंगे इसके अंदर जी, ये ब्रीथलेसनेस रहेगा पर्सन, यानी कि ब्रीथलेस रहेगा, ब्रीथलेस यानी कि बहुत मुश्किल से ये सांस ले पाएगा। इसके अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा। इसके अंदर कफ भी होगा, कफ, लेकिन इस कफ का एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो कफ होगा वो किस तरह का कफ देखने को मिलता है निमोनिया के अंदर, तो यहाँ पे जो कफ होता है वो रहेगा प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ। तो यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, यानी कि हमने यहाँ पढ़ रहे हैं रेड हेपेटाइजेशन, रेड हेपेटाइजेशन का ड्यूरेशन है 2 से 4 दिन। हाँ जी, 2 से 4 दिन इसका ड्यूरेशन रहता है। इसके अंदर जो अफेक्टेड लोब होता है वो कैसा सीन होगा, रेड लिवर के जैसा सीन होता है। इसके अंदर आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से उस लोब का कलर चेंज कर देते हैं और कलर कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। इसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स क्या दिखाई देंगे आपको, हाँ जी, साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। इसमें ब्रीथलेस रहेगा पर्सन, उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल होगी, मुश्किल वो सांस ले पाएगा। दूसरा, इसके अंदर हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि सांस नहीं ले पा रहा है अच्छे से, तो हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा पर्सन के अंदर। तीसरा इसी के अंदर देखने को मिलेगा, हाँ जी, हाइपोक्सिया के बाद कफ रहेगा, वो प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। कफ कैसा रहेगा, प्रोडक्टिव कफ देखने को मिलेगा। इसके इसके अंदर स्पुटम भी होगा, स्पुटम, और स्पुटम होगा रस्टी कलर का या रस्टी स्पुटम, रस्टी कलर स्पुटम। ठीक है, इसके अंदर सारी चीज देखने को मिल रही है रेड के अंदर, यानी कि यहाँ पे ब्रीथलेस रहेगा पर्सन, हाइपोक्सिया रहेगा, प्रोडक्टिव कफ रहेगा इसके अंदर, और स्पुटम कैसा रहेगा, रस्टी कलर का स्पुटम देखने को मिलेगा। ये बोलते हैं रेड हेपेटाइटिस। एक थर्ड स्टेज और है इसके अंदर। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में यही सेम लोब कैसा हो जाएगा, ग्रे कलर का अपीयरेंस हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्रे हेपेटाइजेशन। ग्रे हेपेटाइजेशन कब आएगा ये, तो इसका जो टाइम है ये चलेगा 4 to 8 डेज तक, 4 से 8 दिन इसका ड्यूरेशन रहेगा। देखिए, फर्स्ट स्टेज का ड्यूरेशन कितना है, 1 से 2 दिन, सेकंड का 2 से 4 दिन, और थर्ड स्टेज का ड्यूरेशन 4 से 8 दिन रहता है, 4 से 8 दिन। इसके अंदर जो लोब है वो कैसा रहेगा, ग्रे कलर का, ग्रे कलर फर्म लोब, फर्म लोब, यानी जो अफेक्टेड लोब है उसका कलर कैसा रहेगा, ग्रे कलर का देखने को मिलता है। चलिए, इसी कंडीशन के अंदर एल्वियोलाई में एक्सुडेट का फॉर्मेशन हो जाता है, पस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक्सुडेट फॉर्मेशन। एक्सुडेट फॉर्मेशन मीन्स क्या है, यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है लोब के अंदर, एक्सुडेट फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर। चलिए, न्यूट्रोफिल्स और फाइब्रिन देखने को मिलते हैं इसके अंदर भी, न्यूट्रोफिल्स भी सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, कलर क्या है यहाँ पे, ग्रे कलर का देखने को मिलता है। सिम्टम्स कैसे आएंगे, हाँ जी, सिम्टम्स जो सेकंड स्टेज में थे सेम वही रहेंगे। यहाँ पे पेशेंट ब्रीथलेस रहेगा, यहाँ पे हाइपोक्सिया डेवलप रहेगा, ब्रीथलेस और हाइपोक्सिया ये साथ में देखने को मिलेगा पर्सन के। चलिए, नेक्स्ट जो स्टेज है इसके अंदर
नेक्स्ट स्टेज उसका नाम है रिसोल्यूशन, और ये फोर्थ स्टेज बोलते हैं इसको। चलिए, रिसोल्यूशन की स्टेज कब देखने को मिलती है, तो इसके अंदर देखेंगे पहली लास्ट स्टेज है कब देखने को मिलेगी, आफ्टर 8 डेज, 8 दिन बाद देखने को मिलती है रिसोल्यूशन स्टेज। चलिए, इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो नॉर्मल होने लगते हैं। इसके अंदर जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे वो क्या होने लगेंगे, नॉर्मल अपीयरेंस होने लगेगा। रिकवरी ऑफ एबव साइन एंड सिम्टम्स, जो ऊपर साइन एंड सिम्टम्स दिए गए हैं उनकी रिकवरी होने लगेगी, रिसोल्यूशन होने लगेगा, उसको बोलते हैं फोर्थ स्टेज। तो निमोनिया देखा हमने, निमोनिया के यहाँ पे हमने स्टेजेस पढ़े हैं दोस्तों। स्टेजेस 4 होती है निमोनिया की। पहली स्टेज कंजेशन, दूसरी रेड हेपेटाइजेशन, तीसरी ग्रे हेपेटाइजेशन और चौथी रिसोल्यूशन। फर्स्ट स्टेज जो होती है कंजेशन, जिसका टाइमिंग होता है 1 से 2 दिन का। इसके अंदर एल्विलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिसकी वजह से फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और कफ देखने को मिलता है। दूसरी जो स्टेज है इसकी रेड हेपेटाइजेशन है। रेड हेपेटाइजेशन का जो ड्यूरेशन है 2 से 4 दिन देखने को मिलता है। इसके अंदर एल्विलाई में क्या होगा, आरबीसी और न्यूट्रोफिल्स की एंट्री हो जाती है, जिसकी वजह से जो अफेक्टेड लोब है वो कैसा दिखाई देगा, रेड लिवर जैसा दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं रेड हेपेटाइजेशन। साइनिक सिम्टम्स क्या आएंगे इसके अंदर, पर्सन को बहुत मुश्किल होगी गैस एक्सचेंज कर होने में, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होगी, इसको गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगी, पर्सन ब्रीथलेसनेस रहेगा, हाइपोक्सिया रहेगा, कफ रहेगा, प्रोडक्टिव कफ इसके अंदर, और स्पुटम रहेगा, रस्टी कलर का स्पुटम देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेज है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर ग्रे हेपेटाइजेशन देखने को मिलेगा। ग्रे हेपेटाइजेशन का ड्यूरेशन 4 से 8 दिन रहेगा। ग्रे कलर का लोब हो जाएगा, इसके अंदर एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा, और इसके अंदर स्टिल जो सेकंड स्टेज के अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे वो सेम देखने को मिलेंगे। फोर्थ स्टेज रिसोल्यूशन आता है। रिसोल्यूशन 8 दिन के बाद अपीयरेंस होगा इसका। इसके अंदर सारे साइनस सिम्टम्स की क्या होगी, रिकवरी होगी। निमोनिया के अंदर सारे साइनस सिम्टम्स की क्या होगी, रिकवरी। तो यहाँ पे हमने 4 स्टेज डिस्कस की हैं हमने, और यहाँ पे सभी क्वेश्चन को अभी हमने जितने थोड़े ही क्वेश्चन लेके आए थे और उसमें से सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और रिवीजन करते रहें अपने नोट्स का अच्छे से, जिससे ये जो एमसीक्यू सीरीज लेके आते हैं बीच बीच में, जो क्या हो इसके आंसर अच्छे से आप लगा पाएं। और सभी लोग पार्टिसिपेट करें क्वेश्चन में, सब लोग क्वेश्चन लगाएं इसके, जिससे आपके अंदर मेमोरी बूस्ट अप हो आपकी और अच्छे से क्वेश्चन को कैच कर पाए। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।